गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपके जीएस का एक स्पेशल बैच शुरू किया है हमने, जिसमें जीएस का प्रत्येक पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर और जो जिसको विविध बोलते हैं मिससेलेनियस, वो सारा का सारा करवाया जाएगा। डेली की लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास होगी और जीएस में किसी भी टॉपिक में जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। उसमें कोशिश की जाएगी भाई जो वर्तमान में जो भी फैक्ट हैं उससे रिलेटेड वो भी करवाया जाए, जो उसका इतिहास है, जो उसकी हिस्ट्री है, वो भी आपको बताया जाए। आज हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का क्या अर्थ है? भूगोल। देखिए, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है भाई? आवाज़ तो मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं, भाई ज्योग्राफी एक अलग से सब्जेक्ट क्यों है, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जगाने का मैं प्रयास करूंगा। जो आपने एक बात देखी भाई, यहाँ पे आप हरियाणा में हो तो यहाँ पे हम वीट या गेहूं की ज़्यादा खेती करते हैं। अगर आप यूपी के कुछ पार्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे गन्ना, शुगर केन की ज़्यादा खेती होगी। और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ गेहूं गन्ना है ही नहीं। तो वो क्यों है? क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है लैंड। हर जगह पे उस जमीन की अलग क्वालिटीज हैं। तो ज्योग्राफी का अध्ययन हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि भी जब हम जिस भी क्षेत्र में निवास करते हैं वहां हम क्या पैदा कर सकते हैं और क्या पैदा ना करें। इसके साथ साथ हम अर्थ के बारे में समझते हैं भाई, जो अपना ये प्लेनेट है अर्थ, ये कैसे कार्य करता है, दिन रात कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो वाटर है उसकी क्या पोजीशन है, कितना वाटर है, कितना स्थल है या लैंड है, कितने इसमें मिनरल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी की सारी चीजें इज ए पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इसके साथ साथ जो यूनिवर्स है, अपना सोलर सिस्टम है, ये भी हम इंक्लूड करेंगे और इसको भी इसके साथ पढ़ेंगे। देखिए, जैसे आदमी की शुरुआत हुई धरती पर, तो उसका धीरे धीरे जो अपना सराउंडिंग है उनमें इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो सराउंडिंग के साथ साथ उसने देखा कुछ आकाशीय क्रियाएं, जैसे बारिश है भाई, ज़्यादा धूप है भाई, कई बार क्या होता है ज़्यादा सर्दी हो जाती है, विंटर है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं उसका जो जीवन है पृथ्वी पर उसको प्रभावित करती हैं। तो उसको पता चला कि भी केवल सराउंडिंग की जानकारी मेरे लिए बेटर नहीं है और ना ही ये कंप्लीट जानकारी है। तो इसके कारण उसने जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड हैं, उनके बारे में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वहां भी खोज प्रारंभ हुई। तो ज्योग्राफी के अंदर हम जो 3-4 टॉपिक कंक्लूड करेंगे वो लिखें भाई, ज्योग्राफी। ठीक है, इसका एक पार्ट होगा अर्थ। हम अर्थ के बारे में देखेंगे भाई। जो इसका दूसरा पार्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। पिछले कुछ समय से जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, बट उसके बाद भी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसको आप एज ए साइंस पढ़ोगे और क्लियरली सारी की सारी चीज़ें बहुत कम मेहनत में आप याद कर लोगे। इसमें थर्ड चीज़ देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये ज्योग्राफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। Either you are preparing for your HCS exam or preparing for your police exam, SSC exams,
तो जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, वो सारे के सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के बाद है भाई यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये इसमें हम देखेंगे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। भाई साथ में इंग्लिश में लिखेंगे, कहीं हिंदी में लिखेंगे, तो क्योंकि ये बाईलैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के लिए आप आसानी से इसको समझेंगे। एक अर्थ है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक इंडियन ज्योग्राफी है, और फोर्थ इसका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। अब अर्थ के अंदर हम क्या देखेंगे, देखिए भाई एक बार, लिथोस्फीयर, इसको बोलते हैं भाई स्थलमंडल, जो हमारी भूमि है। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलेंगे भाई बताओ? जलमंडल। जलमंडल। और थर्ड है एटमॉस्फेयर। वायुमंडल। ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। अर्थ में हमें क्या देखना है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब देखो, स्थलमंडल जो हमारी पृथ्वी पे भूमि है, उसकी क्रस्ट है, उसकी जो ऊपरी सतह है, उसके अंदर क्या है, ये सारी की सारी जो स्थल वाला पार्ट है उसको हम लिथोस्फीयर के अंदर देखेंगे। साथ में जो हाइड्रोस्फीयर है, वी ऑल नो कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो हम वाटर बॉडी को इग्नोर करके हम पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते, तो हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर में भी पानी के अंदर किस तरीके से सिस्टम काम करता है, ये पानी कहाँ से आया है, इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो मानवीय जीवन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करती हैं। वायुमंडल, भाई वायुमंडल है जहाँ से हमें हवा प्राप्त होती है। जो ये हमारे सराउंडिंग में जितनी भी गैसेज हैं, इनका जो टोटल संगठन है वो एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, और अन्य गैसेज भी हैं जिनका इंपॉर्टेंस के साथ साथ बिना इंपॉर्टेंस की भी हैं। तो हम एटमॉस्फेयर के बारे में भी बात करेंगे। लिथोस्फीयर के अंदर देखिए भाई, मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। भाई लिख रहा हूं, आप साथ में हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो। पृथ्वी की गतियां, उसका ओरिजिन, कैसे पैदा हुई, उत्पत्ति, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना। भाई रॉक है, रॉक, चट्टान, अर्थक्वेक, जो भूमि के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। वोल्केनोज, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हम इसके अंदर लिथोस्फीयर में या पृथ्वी के इस पार्ट में देखेंगे। हाइड्रोस्फीयर में भाई, इसमें जलमंडल में इसको जब करेंगे उसी टाइम पे देख लेंगे। बाकी आपको पता भी, जलमंडल में हमें वो सारी चीजें देखनी है, कहाँ कौन सी धारा है, इसका अपना नदी तंत्र देखना है भाई, संसार की कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन से महासागर हैं भाई, पैसिफिक ओशियंस हैं, उनके बारे में देखना है, और एटमॉस्फेयर के बारे में, ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आज इसको क्या क्या खतरे हैं। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर यह है दूसरा पार्ट भी, विश्व भूगोल। इसके अंदर हमें वेरियस कॉन्टिनेंट्स देखने हैं भाई। वेरियस कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार के महाद्वीप हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है। कोई भी एक एग्जांपल देखेंगे, एशिया जरूर सुना होगा भाई, यूरोप ये भी सुना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका,
इनके बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ पे क्या मिनरल्स हैं, क्यों ये देश इंपॉर्टेंट है, क्यों कोई देश डेवलप्ड कंट्री है और क्यों कोई देश पिछड़ा कंट्री है। इनकी स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई किस देश या किस महाद्वीप के पास क्या पोजीशन है। महाद्वीपीय अध्ययन करना है यहाँ पर, अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। अब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखा जाए, इसमें भारतीय भूगोल, भारत का क्या नदी तंत्र है। देखो क्या होता है, पर्वत, पठार, मैदान। हमें माउंटेन्स, पर्वत, प्लेट्यूज, भाई प्लेन्स, रिवर्स, सोइल्स, ठीक है, क्लाइमेट, मिनरल्स, ये सारी चीजें हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे। और जो भारत के बारे में होंगी सारी चीजें, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, कैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, कैसी मिट्टी है, क्या हम पैदा कर सकते हैं, क्या स्थिति पर्वत, पठार और मैदानों की है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का और थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखें भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें महाद्वीपीय या वेरियस कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ और क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी। थोड़ा सा इसको और इलेबरेट करेंगे, मानव भूगोल, रेसिस। बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि भाई मानव प्रजातियां और ह्यूमन डेवलपमेंट और मानव विकास। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, रेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे बोला जाता है हिंदुस्तान के अंदर आर्यों का निवास है, कहीं पे मैंग्लोइड्स हैं, कहीं पे द्रविड़ हैं, कहीं पे अमेरिकन्स हैं, ठीक है। तो वो रेसिस, कितने प्रकार की रेसिस ह्यूमंस की है संसार के अंदर, वो देखनी है। और ह्यूमन डेवलपमेंट भाई मानव विकास को देखना है। ह्यूमन ज्योग्राफी भी इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। साथ में भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एक और पार्ट है भाई इसका, यहां पे लिखता हूं मैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और लास्ट पार्ट है भाई इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी कौन सी होगी भाई, आर्थिक भूगोल, और ये पर्यावरणीय भूगोल। पर्यावरणीय भूगोल, वैसे खुद वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, बट उसको थोड़ा सा अलग अलग करके भी पता चल जाएगा भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। एक तो इसमें वेरियस कॉन्टिनेंट्स देख लिया भाई, महाद्वीपीय अध्ययन करेंगे, जितने भी अलग अलग प्रकार के कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। साथ में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, इसके रेसिस और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। तीसरा पार्ट है इसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। भाई विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, किस प्रकार का ट्रेड होता है, किस प्रकार की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां संसार में होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। और जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है भाई, पूरे संसार का किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, कौन सी समस्याएं हैं इन्वायरमेंट को लेकर, किस तरीके की संसार के देशों में आपसी बातचीत होती है, उनका क्या रुख है इन्वायरमेंट के प्रति, क्या हमें इन्वायरमेंट से खतरा, क्या हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है, और इसको हम कैसे कंजर्व या संरक्षण प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में इस विषय में देखेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी है, तो भारत के बारे में इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं,
माउंटेन्स होता भाई पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मिट्टी, जलवायु, मिनरल्स होते हैं संसाधन। संसाधन में इन द सेंस मिनरल्स वो होते हैं भाई जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर ऑल मिनरल्स। फिर जो इसका लास्ट पार्ट है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। इसको हमने ज्योग्राफी के अंदर क्यों इंक्लूड किया है कि भी हमने देखा जब आदमी की शुरुआत हुई, जब आदि मानव था, तो उसने देखा कि मेरा जीवन या उनका जीवन केवल जो पृथ्वी पे गतिविधियां थी उससे ही प्रभावित नहीं होता था भाई, और आकाशीय या खगोलीय घटनाएं भी ऐसी घटती थी जिनसे उनका जीवन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड था। तो वहां भी इंसान का ध्यान गया कि भी हम पृथ्वी से अलग भी चीजों को सर्च करें, और उसी के रास्ते में ये कड़ी आई यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम की। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी के अंदर जो पोर्शन है वो रहेगा, इसको पूरा का पूरा हम करेंगे। सबसे पहले इसमें एक चीज लिखनी है भाई, फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिसने ज्योग्राफी शब्द का पहली बार यूज किया उसको हम सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी। देखो पहले क्या था, ज्योग्राफी थी, ऐसा नहीं हमेशा था ये सब्जेक्ट, बट एक व्यवस्थित भूगोल जिसने इसको नाम दिया उसका नाम लिखो यहां पर। फिर हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्स एंड अपने सोलर सिस्टम से। यहां पे एक क्वेश्चन लिखना सिर्फ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फादर ऑफ सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी। इसको व्यवस्थित भूगोल के पिता, इनका क्या नाम था, इरेटोस्थनीज। और ये दिस वर्ड इज फर्स्टली यूज्ड बाई, इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है भाई, क्या है वो, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। यहां तक हमने सिर्फ ये देखा कि भाई ज्योग्राफी के पिता कौन है, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी के, इरेटोस्थनीज। ये हमारा सिलेबस डिस्कस किया है। अब जो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भाई यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इसको एक बार आप अपनी कॉपी पे उतार लेना और उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है भाई, इसको मैं साफ कर देता हूं फिर। टॉपिक लिख लो नया, या ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड और सौरमंडल। यूनिवर्स, ये फर्स्ट टॉपिक है भाई, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ये जो यूनिवर्स वर्ड है, दिस वर्ड इज फर्स्टली यूज्ड बाय जर्मन फिलोसफर क्रिस्टियन वोप। दिस यूनिवर्स लिखें भाई एक बार, यूनिवर्स वर्ड इज फर्स्टली used by German philosopher Christian Wolff, firstly used by German philosopher Christian Wolff इन 1730। भाई 1730 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक जर्मन फिलोसफर क्रिश्चियन वुल्फ ने किया था, यूनिवर्स शब्द का। ठीक है,
यूनिवर्स के अंदर, अब ये यूनिवर्स बना किस चीज से है, देखिए आप हर चीज को धीरे धीरे समझेंगे। जो भी कुछ आप देख सकते हो या नहीं देख सकते, जिसके बारे में आपने सुना है या भी नहीं सुना, सब का टोटल यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में क्या क्या आएंगे, देखिए भाई, प्लैनेट्स। कई बार क्या होता है, डेफिनेशन आती है भाई, द वर्ल्ड यूनिवर्स कंसिस्ट, तो कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, जो भी लिख दिया वो यूनिवर्स के अंदर होगा, ठीक है। प्लैनेट्स प्लस स्टार्स प्लस गैलेक्सीज, प्लैनेट्स होता है भी ग्रह, स्टार्स होता है तारे, गैलेक्सी होती है आकाशगंगा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं भी गैलेक्सी के बारे में आप नहीं जानते, बट यूनिवर्स के बारे में ये लिखना भी, यूनिवर्स के अंदर सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, भाई सैटेलाइट्स या मून्स भी लिख सकते हैं इसको, सैटेलाइट्स, उपग्रह, प्लस ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है भाई आकाशीय पिंड, जो भी आकाशीय पिंड है, जो प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, गैलेक्सी है, सैटेलाइट्स हैं, उसके अलावा जो मेटीरोइड्स होते हैं, छोटे या क्षुद्र ग्रह हैं, सारे के सारे ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है? यूनिवर्स क्या होता है? हर चीज का जोड़, जो भी ब्रह्मांड के अंदर है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सैटेलाइट्स हैं, या फिर कोई भी ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ ये यूनिवर्स। तो अब क्या देखना है भाई, इसमें जो हमने ये यूनिवर्स किया है, खगोल शास्त्र की शुरुआत करी है यहां से, इसका क्या कारण, खगोल शास्त्र में क्या, एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करेंगे कि भाई ब्रह्मांड का अध्ययन करना है और उसके पिंडों का, सेलेस्टियल बॉडीज का अध्ययन करना है। अब इसी से रिलेटेड विभिन्न मत हैं भाई, डिफरेंट थ्योरीज। सेकंड टॉपिक लिखेंगे भाई डिफरेंट थ्योरीज। भाई आप अपनी लैंग्वेज में विभिन्न सिद्धांत, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते रहें, बट जो इम्पोर्टेंट है कोशिश रहेगी, वो बोलना तो है ही है, साथ में उसको हम लिखें भी, बट साथ साथ आप लिखते भी रहें और अपने इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाएं, फिर ज्योग्राफी के लिए अन्य कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या कहती हैं? पहली जो थ्योरी है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है? जियोसेंट्रिक थ्योरी भूकेंद्रीय सिद्धांत। शुरुआत में क्या कहा जाता था कि भी जो अर्थ है ना, वो इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसको मैं बताता हूं। दिस इज गिवन बाय यूनानी क्लॉडियस टॉलमी। ये एक क्लॉडियस टोल्मी थे, इन 140 ईस्वी में दिया। ये थे भाई यूनान से, ये यूनानी खगोल शास्त्री थे, यूनानी खगोल शास्त्री, ठीक है। ये जो क्वेश्चन क्या है कि भी जो जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है वो किसने दी थी? क्लॉडियस टॉलमी, यूनानी खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या, ये सिर्फ याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आएगा। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या है भाई? जो अपनी अर्थ है, भूकेंद्रीय सिद्धांत, नाम से भी सजेस्ट हो रहा है, अभी नाम से भी आप इजीली पता कर सकते हो। इसमें क्या दिया गया है कि जो पृथ्वी है ना, वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब इस चीज का क्या मतलब होता है? देखो, हमारी जो क्लासेस होंगी ना, उनके दो बेनिफिट हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर दो है ही है, साथ में कहीं भी इंटरव्यू पे भी पूछा जाएगा, या फिर एक अपना डिटेल्ड नॉलेज
के लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी, ताकि आपको उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक नॉलेज भी पता हो भाई वास्तव में ये जियोसेंट्रिक थ्योरी होती क्या है। आपने एक लाइन में पढ़ ली भी, ये क्लॉडियस टालमी द्वारा दी गई 140 ईस्वी में, इससे याद नहीं होगा, फिर बार बार इसको रिपीट करोगे। हमें उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी सी पता हो तो चीजें याद करने में आसान हो जाती है। आज के समय में क्या हो रहा है, पता नहीं कितने ट्रिक्स हैं, पहले ट्रिक्स याद करो फिर उसके बाद वो आंसर भी याद करना है। तो अब क्यों ना उसको अच्छे से पढ़ लें एक बार, और फिर वो वैसे ही आसान हो जाएगी आपके लिए। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब है कि भी भूमि ब्रह्मांड के केंद्र में है। जब दुनिया के अंदर ये चीज मानी जाती है कि भी ये जो भूमि है हमारी अर्थ है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो इसका क्या मतलब होता है? हम हमेशा ये मानेंगे कि भी जो भी कुछ है ये भूमि है, फिर उस टाइम पे जो हमारा स्टडी का दायरा होता है वो हमारी अर्थ तक सीमित रहेगा। अब एक चीज मैं बताता हूं, पहले क्यों इतनी खोज नहीं हुई यहां पर। जो कोस्मोलॉजी है, जो खगोल शास्त्री है, खगोल शास्त्र है, इसमें इतनी ज्यादा ये जो बाद में क्यों होती है ये सर्चेज रिसर्च हुई, ये इतनी लेट क्यों हुई? क्योंकि पहले जियोसेंट्रिक चीजें थी कि भाई पृथ्वी सब कुछ हर चीज का केंद्र है, तो वहां आदमी उससे बाहर सोच नहीं पाते थे। तो इस कारण ये जियोसेंट्रिक थ्योरी थी भाई, जो अपनी सबसे पहली थ्योरी थी। उसके बाद 16वीं सेंचुरी में दूसरी थ्योरी आई, ये बहुत दिनों तक चलती रही भी ऐसे ही, कोई इसमें शोध इत्यादि नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि भी भूमि है जो ब्रह्मांड के केंद्र में है और अर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूनिवर्स। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यह है भाई सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसने क्या बताया कि भाई पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये सूर्य है जो ब्रह्मांड के केंद्र में है। एक पोलैंड के खगोल शास्त्री थे 16वीं शताब्दी में भाई, पोलैंड के खगोल शास्त्री थे निकोलस कोपरनिक्स। पोलैंड भाई, अब क्या है, पोलैंड के खगोल शास्त्री कौन थे? निकोलस कोपरनिक्स। ये थे भाई, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इन्होंने ये बताया 16वीं शताब्दी में, कहा 140 ईस्वी थी, कहा उसके बाद 16वीं शताब्दी में हम गए कि भाई पृथ्वी नहीं, ये सूर्य है जो सेंचुरी जो ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब क्या होगा कि भी लोगों का नजरिया बदला, यार पृथ्वी सूर्य के केंद्र में नहीं है तो फिर सूर्य है। अब क्या होगा, सूर्य ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये क्रांतिकारी बदलाव था भाई लोगों के इस विचारधारा में, इस जो अपना विषय है इसके प्रति जो विचारधारा में ये क्रांतिकारी बदलाव था। इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। कौन है ये? कोपरनिक्स। बाकी जो एक और हैं फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, अगर उनका भी नाम आए तो उनको भी कई किताबें या कई जो टीचर्स हो ये मानते हैं कि वो भी फादर ऑफ मॉडर्न खगोल शास्त्र या कॉस्मोलॉजी थे। उनका नाम था भाई गैलीलियो। ठीक है, देखो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। अब कोई भी आदमी पिता कैसे बन जाता है किसी सब्जेक्ट का? अब पृथ्वी थी सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं, अब इन्होंने वो बदल दिया, वो थ्योरी बदल दी, तो इन्होंने आधुनिक जो खगोल शास्त्र है उसको पैदा किया कोपरनिक्स ने। अब नोट लिख के भी कुछ पॉइंट लिखेंगे छोटे छोटे से जो याद रखने हैं। नोट, (1610) में गैलीलियो
फ्रॉम इटली, दोनों लैंग्वेजेस का यूज करूंगा भाई। गैलीलियो फ्रॉम इटली, इटली के गैलीलियो ने 1610 में दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार किया। सबसे पहली दूरबीन बनाई भी गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में। इनको भी देखो फादर ऑफ मॉडर्न यहां पे गैलीलियो भी लिखेंगे भाई। इन दोनों में से कोई भी नाम है तो आप उसको, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते होंगे भाई साथ में बैठे होते तो पूछ लेते हो, दोनों नहीं होंगे। ये भी है ये भी है, जोन सा भी दे रखा उसके हिसाब से आप टिक मार्क कर लेना, ठीक है। 1610 में गैलीलियो जो इटली से थे, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। इन्हें भी मॉडर्न खगोल शास्त्री का पिता या जनक माना जाता है। लिखें भाई 17वीं शताब्दी में, इसका दूसरा लिखें 17वीं सेंचुरी में। भाई क्या है देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, हमें क्या प्रयास करना, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बाई चांस, और जो हिंदी मीडियम के वो बिल्कुल हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड हिंदी के ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं चलता भाई ये लिख क्या दिया। बहुत सारे वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे हैं, फिर आपको ये नहीं पता होगा भाई ये हैं क्या वास्तव में। तो बाईलैंग्वेज लिखने का ये सबसे अच्छा तरीका मेरे को लगता है कि भाई 17वीं सेंचुरी में इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों लैंग्वेज का इसमें काम हो जाएगा। 17वीं सेंचुरी में केपलर ने गृह कक्षाओं, जो प्लैनेट्स ऑर्बिट्स थे, ऑर्बिट्स के नियमों की, रूल्स की खोज की 17वीं शताब्दी में भाई। अब क्वेश्चन क्या आएगा, जो गृह कक्षाओं के नियम थे, जो प्लैनेट्स ऑर्बिट्स के जो रूल हैं, वो किन्होंने खोजे, केपलर ने खोजे भाई। 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में खोजे। इन्होंने भी सूर्य को ही, इन्होंने इस सिद्धांत को बिल्कुल माना कि भी यस सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट इन्होंने जो नियमों की खोज की इसलिए इनको भी नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना गया भाई। इनको क्या माना गया, नवीन खगोल शास्त्र का जनक, न्यू कॉस्मोलॉजी शास्त्र का जनक, ठीक है। केपलर को इन्होंने प्लैनेट्स ऑर्बिट्स के जो रूल्स थे, ग्रहों की कक्षीय चाल के जो नियम थे, उनकी खोज की। इनको नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना गया। अब लिखें भाई, उसके बाद ये जब सूर्य केंद्रित सिद्धांत था, उसके बाद एक चीज और आई। लिखें भाई, इसी में नोट में ही थर्ड पॉइंट लिखेंगे। 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने 1805 में, भैया ऐसे लिखेंगे 1805, ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन देश से थे जो विलियम हर्शेल, इन्होंने दूरबीन से देखा और बताया कि भी सन इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी। इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हिम आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। ये एक छोटा सा पार्ट है, इज ए स्मॉल पार्ट, ये इसके एक कॉर्नर पर स्थित है भाई, जो सूर्य है। और यहां से जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, वो यहां से समाप्त हो गई। विलियम हर्शेल ने जब ये बताया 1805 में कि भी जो सूर्य है वो आकाश गंगा के किनारे पर स्थित है और हमारा सोलर सिस्टम इसका एक
हिस्सा है। आगे देखें भी, एक लास्ट इसमें और लिखेंगे। 1925 में 1925 में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1925 में अमेरिकन खगोल शास्त्री थे भाई, ठीक है। ऐसे नोट्स भी बनेंगे और इसको याद करने का भी आसान तरीका रहेगा। एडविन हबल एक थ्योरी दी इन्होंने, क्या हबल थ्योरी। इन्होंने ये बताया कि भी जो ब्रह्मांड है वो काफी स्पीड से फैल रहा है। जो भी इसमें आकाश गंगाएं हैं, जो भी गैलेक्सीज हैं, उनके बीच की दूरी समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है और ये दूरी हमेशा बढ़ती रहेंगी। तो इन्होंने एक्सपेंशन का सिद्धांत दिया कि भी जो ब्रह्मांड है लगातार विस्तारित होता जा रहा है और एक दिन ये सारा का सारा ब्रह्मांड ब्लैक होल या कृष्ण विबर में समाहित हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग देखिए, मैं एक बार बताता हूं। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग ये लिख लेना है। दूसरा भी, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज के बीच में दूरी थी इज इंक्रीजिंग, और वन डे इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ ब्लैक होल। ये एक दिन ब्लैक होल के अंदर समाहित हो जाएगा। ब्लैक होल के बारे में देखेंगे भी, ब्लैक होल होता क्या है आने वाली क्लासेस में। बस ध्यान क्या रखना, देखिए भाई, हाँ एक लाइन और लिख लें भाई इसमें। इन्होंने जो यूनिवर्स है उसका व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया। इनके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड का व्यास है, व्यास होता भी डायमीटर ऑफ यूनिवर्स कितना बताया, 250 करोड़ लाइट ईयर। कुछ चीजें एक बार मैं बता देता हूं भाई। देखो इसमें कुछ वर्ड आए हैं जैसे लाइट ईयर, ये भी आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। गैलेक्सी, ये भी आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। और जो ये प्लैनेट्स ऑर्बिट्स के रूल थे, ये भी आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। अब सिर्फ याद रखने की बात क्या है कि भाई शुरुआत में यूनिवर्स वर्ड इज फर्स्टली यूज्ड बाय जर्मन फिलोसफर क्रिस्टन वोल्फ इन 1730, ये बात होगी भी। दूसरी बात है भाई, यूनिवर्स के अंदर है क्या, सब कुछ, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, वो ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज आई समय के साथ साथ। जो पहली थ्योरी थी वो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये यूनानी खगोल शास्त्री टोलमी ने दी थी 140 ईस्वी में। इनके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। दूसरी थ्योरी आई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने दी, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी या खगोल शास्त्र का माना जाता पिता। और उसी के बाद 1610 में गैलीलियो जो इटली से थे, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। भाई 17वीं सेंचुरी में केपलर ने प्लैनेट्स ऑर्बिट्स के नियमों की खोज की। इनको नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। भाई 1805 में ब्रिटेन से थे विलियम हर्शेल, उन्होंने बताया कि भी सन इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, बल्कि अवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। और जो सन है, जो सूर्य है, वो गैलेक्सी के कॉर्नर में स्थित है सिर्फ। फिर 1925 में अमेरिकन एडविन हबल ने एक सिद्धांत दिया, वो था थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स।
उन्होंने बताया कि भी यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड हो रहा है, जो उनकी गैलेक्सीज हैं उनके बीच की जो दूरी है वो समय के साथ साथ काफ़ी हद तक बढ़ रही है और एक दिन ये ब्लैक होल में समाहित हो जाएंगी। ब्लैक होल के बारे में भी हम अगली क्लासेस में देखेंगे। और उनके अनुसार जो डायमीटर ऑफ यूनिवर्स है वो 250 करोड़ लाइट ईयर है। ठीक है, ये यहां तक का याद करना था। अब लिखें भाई, थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत लिखेंगे। अगला टॉपिक लिखें, थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन। थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन। थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन। ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत। थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन। इसमें 4 थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो उनके ये पता हो भी ये थ्योरी दी किसने, उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देखनी। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसका आपने सभी ने जिक्र सुना है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट थ्योरी है यहां लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको महाविस्फोट सिद्धांत भी बोलते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था ये? जॉर्ज लेमेंटेर ने। जॉर्ज लेमेंटेर ने, ठीक है। ये पादरी थे कहीं के, किसी चर्च के, उन्होंने बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी पहले देखें दूसरी क्या थी, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इन्फ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत। 4 सिद्धांत हैं भाई। एलन गूथ, GOOGUTH, एलन गूथ। एलन गूथ ने इन्फ्लेशनरी थ्योरी या स्फीति सिद्धांत को बताया, ब्रह्मांड के ओरिजिन के लिए जिम्मेदार। तीसरा सिद्धांत था भाई स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी। थर्ड था स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था का सिद्धांत। इसमें 2-3 नाम हैं भाई। एक तो थॉमस गोल्ड, लिख लें एक बार जिन्होंने ये दी है। इनमें से अगर कोई एक नाम है तो उसको लिख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो वो भी लिख सकते हैं। थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी और फ्रेड होयले। हरमन बोंडी और थर्ड है फ्रेड होयले। ये 3 आदमी थे इस सिद्धांत के पीछे, जिन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी, साम्यावस्था का सिद्धांत दिया। देखिए, हो सकता है आपने पहले ज्योग्राफी क्लासेस की हैं, उसमें थोड़ा सा इससे कम डीप का होगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि भी आप यूपीएससी लेवल के लिए तो आपको अलग से भी ज्योग्राफी या जो ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, उसमें हो सकता है और ज़्यादा थोड़ा डीप हो। बट जो स्टेट पीसीएस लेवल, जो हरियाणा पीसीएस की तैयारी करेंगे, जो फिर या फिर
एसएससी की या किसी स्टेट लेवल के अंदर के जो एग्जाम है उतने लेवल तक की हम क्लासेस जरूर रखेंगे। लास्ट है भाई पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। फोर्थ है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसको हम बोलेंगे दोलन सिद्धांत। ठीक है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी एंड दिस इज गिवन बाय ऑर्थर एडिंगटन। EDDIGTON, एडिंगटन। ठीक है, ऑर्थर एडिंगटन। जो पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, दोलन सिद्धांत, दैट इज गिवन बाय ऑर्थर एडिंगटन। स्टेडी स्टेट थ्योरी है, दैट इज गिवन बाय थ्री मैंस, थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी एंड फ्रेड होयले। इन्फ्लेशनरी थ्योरी या स्फीति सिद्धांत इज गिवन बाय एलन गुथ। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत इज गिवन बाय जॉर्ज लेमिटियर। इन्होंने क्या बताया बिग बैंग थ्योरी के बारे में भाई थोड़ा सा देखेंगे। हो सकता है भाई इसमें डेफिनेशन तो आपकी नहीं पूछी जाएगी व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, बट उसके बावजूद भी आप साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख लें अगर आपकी इच्छा है भाई मैं इसको लिखूं। दिस इज ऑल्सो कोल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या बताया था कि भाई जो पूरा ब्रह्मांड है शुरुआत में एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड था। जितनी भी एनर्जी है, जितना भी द्रव्यमान वॉल्यूम है, सारा का सारा एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड था। अब बहुत ज्यादा डेंसिटी होने के कारण, बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण अंदर से उसमें एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। जो मैटर थी उसके अंदर वो दूर दूर तक छिटक गई और धीरे धीरे विभिन्न दिशाओं से ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपना काम किया और वो धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया और आज तक टिल टुडे द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। आज भी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बिग बैंग थ्योरी क्या है, सब कुछ एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड था। जब एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है उसका अनंत डेंसिटी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, उसका अनंत द्रव्यमान था, वॉल्यूम थी, तो उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के फलस्वरूप अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और वो ब्रह्मांड आज तक भी एक्सपेंड होता जा रहा है। क्योंकि हमने लास्ट में जब पिछला ये सफाई करी इस बोर्ड की, उस पर लिख रखा था कि भी एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स आज भी गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई। ठीक है, ये था। और जो एक्सप्लोजन हुआ, जो विस्फोट हुआ, उसको कॉस्मिक एक्सप्लोजन या ब्रह्मांड में विस्फोट भी बोलते हैं। अब इसी के साथ देखो भाई एक थोड़ा सा याद करने की चीज है सन, इसी से मिलता जुलता है इसलिए हम यहां लिख लेंगे इसको। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये डेफिनेशन यहां आप लिख लें या फिर इसको थोड़ा सा एज ए करंट अफेयर भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बात शुरुआत में बताई गई थी भाई टॉपिक के साथ अगर कोई करंट अफेयर का कोई फैक्ट है तो उसको भी हम लिखेंगे। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 29 सेप्ट 1954 में हुई। कहां पर हुई भाई?
फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर मेरिनो नामक विलेज में, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर एक गांव है मेरिनो नामक गांव में। यहां पे ये प्रयोगशाला है भाई, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 को हुई थी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर एक मेरिनो नामक गांव में। यहां से फिर इसने क्या किया आगे चल के, एक वो दे, पेन दे दो। इसका एक और लिखें भाई, बी। 4 जुलाई 2012 को इन जेनेवा में एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। में 27 किलोमीटर जेनेवा में 27 किलोमीटर लंबी सुरंग। इसका क्या नाम था भाई सुरंग का, लिखें भाई, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसमें बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने का जो कार्य है उसको करने के लिए ये बनाई गई थी जेनेवा के अंदर 4 जुलाई 2012 को। इसमें क्या किया गया भाई, जो बिग बैंग है, जो ये घटना है, जो एक्सप्लोजन हुआ, उसको प्रोटॉन को लेकर, प्रोटॉन के बारे में भी आगे देखेंगे भी क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश की गति है उसके विपरीत उसको चलाया गया और बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसमें लिखें टू प्रूव बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए यह काम शुरू किया गया था। अब इसमें यहीं से गॉड पार्टिकल की खोज हुई भाई। देखो यहां से क्या निकला, गॉड पार्टिकल। इसको नाम दिया गया हिग्स बोसान। वो दो कैप, गॉड पार्टिकल। देखो यहां से इस प्रयोग से पता चला कि भी पृथ्वी पर या संसार में या ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक गॉड पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हिग्स बोसान का नाम दिया गया। ये सबसे छोटा पार्टिकल है भाई। कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, वो हमेशा इस पार्टिकल से मिलकर बनी। इसको डार्क मैटर भी कहा जा सकता है। इसका नाम, ये नाम ब्रिटिश एक खगोल शास्त्री थे, भौतिकी शास्त्री थे, पीटर हिग्स उनका नाम था। यहां से तो हिग्स लिया गया भाई। और एक इंडियन थे सत्येंद्रनाथ बोस। यहां से ये नाम लिए गए भी हिग्स बोसान। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि भी दो इसमें खगोल शास्त्रियों ने काम किया था। जो ब्रिटेन के थे वो पीटर हिग्स थे और इंडिया के थे वो सत्येंद्रनाथ बोस थे। उन्हीं के नाम से इसको हिग्स बोसान नाम दिया गया, जिसको अंततः गॉड पार्टिकल भी माना गया। गॉड पार्टिकल इसलिए माना गया, भी बोला जाता है कि भी कण कण में भगवान विद्यमान है। तो उसी के आधार पे जो पार्टिकल था, इसकी एक खासियत मिली कि भी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, सॉलिड लिक्विड गैस, किसी भी फॉर्म में,
वो एक पार्टिकल से मिलके बनी है, बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल, जो यहाँ तक जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, वो भी सारे के सारे इस गॉड पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। और भाई साइंटिस्ट के नाम से हिग्स बोसान नाम दिया गया, क्योंकि इसमें दो साइंटिस्ट का महत्वपूर्ण रोल था। एक थे ब्रिटेन के पीटर हिग्स और एक थे इंडियन सत्येंद्रनाथ बोस। तो यहाँ से हिग्स नाम लिया गया और बोस से लेके बोसान दिया गया। ठीक है भाई, ये था गॉड पार्टिकल। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में गैलेक्सीज के बारे में। अब वो शुरू होगा जिसकी अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशंस में देखा भी, गैलेक्सी का यूज हुआ कहीं पे ब्लैक होल का यूज हुआ। ये एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमने ज्योग्राफी की शुरुआत की। अब प्रत्येक क्लास में इसको और डिटेल में करते रहेंगे, और 4 से 5 क्लास होंगी इस खगोल शास्त्र की, जो अपने यूनिवर्स और प्लैनेट्स के बारे में है। फिर उसके बाद हम पृथ्वी अर्थ वाला जो टॉपिक था वो शुरू करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।